हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर धर्मेंद्र सिंह। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपकी टेक्स्ट बुक साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर ध्यान से सुनते हैं तो बहुत जल्दी ये आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जनरली हम सबसे पहले आपको इस चैप्टर से संबंधित जो भी इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे। फिर इसके बाद कंपोजिशन ऑफ मैटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटर इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैटर की, डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है ये पढ़ना है हमको, स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं और मैटर को किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं यह हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना होगा रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है साइंस में मैटर के मामले में, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें पढ़ना पड़ेगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो हमें भी पढ़ना है इस चैप्टर में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम इन चीज़ों को बदलें, क्या अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं तो मैटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का अगर हम चेंज करते हैं तो मैटर की स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी पढ़ना है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लेटेंट हीट का। इसको भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन, सब्लिमेशन एंड एवापोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट, ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल, इजी और कंसेप्चुअल होने जा रहे हैं। तो इसलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें, जिससे आप इस चैप्टर को ठीक से समझ पाएँ। और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टाइम पे आते रहेंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। हम लोग जनरली जब मैटर पढ़ते हैं तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ का डेफिनेशन होता है। एंड डेफिनेशन कुछ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है, मान लीजिए, या ऐसा समूह होता है वर्ड्स का, जो उस पर्टिकुलर वर्ड को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है, पूरा का पूरा उसको क्लियर करता है। सारी डिटेल्स उन्हीं सर्टेन वर्ड्स में शामिल हो जाती है, उसको हम डेफिनेशन कहते हैं। तो सवाल हमारे सामने जो है वो ये है अभी कि हम जनरली मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ द मैटर, हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेस। हमने इसमें कुछ चीज़ें देखो, टर्म इसमें जो शामिल हो रहे हैं वो क्या है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस, कुछ भी ऐसा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो नो डाउट यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको भी हम देख सकते हैं अपने सेंसेस से, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। चाहे आपके रूम में पड़ा हुआ कोई टेबल हो, आपकी बुक्स हों, या आप खुद ही क्यों ना हो, आप सब इस यूनिवर्स में एक निश्चित वॉल्यूम या निश्चित स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। और हर उस दिखने वाली चीज़ का जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका एक निश्चित मास भी होता है, ठीक है नहीं। तो हमने ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने ये समझा कि मैटर का एक निश्चित स्पेस होता है और उसका एक निश्चित मास भी होता है। एंड कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेस। तो हमारे सेंसेस से मतलब क्या है कि जैसे आईज, ईयर, नोज़, जो हमारे सेंसेस हैं, लाइट को परसीव करने वाले हों, चाहे साउंड को परसीव करने वाले हों, और या फिर जो है जैसे स्मेल को परसीव करने वाले हों, डिफरेंट सेंसेस जो आप अलग अलग चैप्टर्स में बाद में पढ़ेंगे। तो जो भी सेंसेस हैं, इन सेंसेस के परसेप्शन में आते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर इज़ यूज्ड टू कवर ऑल दी सब्सटेंसेस। मैटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो कवर ऑल दी सब्सटेंसेस एंड द मटेरियल फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज़ मेड। वो सारी चीज़ें जिससे ये यूनिवर्स मिलके बना है उस सब को हम मैटर कहते हैं। तो इस तरह से अब आपके डेफिनेशन में क्लियर हो जाना चाहिए, आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मैटर एक्चुअली क्या है। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर का हम जनरली जब कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि मैटर क्या है एक्चुअली, तो अर्थ हम लोग जिस पे हम रहते हैं, जिस प्लानट पे हम रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी अर्थ। अर्थ हैज़ सर्टेन थिंग्स, इट हैज़ एयर एंड इट हैज़ फायर, इट हैज़ मड, इट हैज़ दी वाटर, सोडा वाटर एट्सेट्रा। ये सब जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब क्या है, दैट इज़ मैटर। ये सारा कुछ अर्थ में ही एग्जिस्ट करता है, इस सब को हम क्या है,
मैटर के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। इन एंशियंट टाइम अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स कैरीड आउट बाय आवर रिलीजियस बुक्स एंड द स्क्रिप्चर्स, Indian philosophers stated that matter is made from 5 constituents of tattvas। हमारे जो एंशियंट जो ऋषिज थे या उस टाइम के आप साइंटिस्ट कह लीजिए या जिन्होंने रिसर्च की उस टाइम पे, उनके आधार पे मैटर को 5 तत्वों में क्लासीफाई किया गया। हम उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। हम आज जिस चीज़ को मैटर कहते हैं उसी चीज़ को वैदिक एज में तत्व कहा जाता था। तो जो 5 तत्व हैं बेसिकली वो क्या है? दैट इज़ एयर, अर्थ। हम लोग क्या है, जो पहला तत्व है वो क्या है? एयर, जिसको क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। अर्थ इज़ द सेकेंड तत्व जिसको पृथ्वी कहा गया। वाटर इज़ द थर्ड एलिमेंट और द तत्व जिसको जल। फायर, अग्नि एंड स्काई इज आकाश। तो ये 5 तत्व जो है पूरा जितने भी मैटर हम लोग पढ़ते हैं उन सभी मैटर्स को 5 तत्वों में क्लासीफाई किया है, 5 तत्वों में डिवाइड किया। हमारे वैदिक जो एंशियंट टाइम में रहने वाले जो रिसर्चर्स थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो किसमें? वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि एंड आकाश, ये 5 तत्व हैं। दे आर सिंपली नेम्ड एज एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। इस तरह से 5 तत्वों में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये एक एंशियंट क्लासिफिकेशन हो गया कि हम मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट इसके थोड़ा सा जो है इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं और बताते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ क्या है। इसके लिए सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, डेफिनेशंस भी आप देखते जाएंगे। ऑल मैटर्स कंप्राइजेस ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं वो सब छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले मैटर में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको समझ लें कि जितना भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में मैटर हो, लिक्विड स्टेट में मैटर हो या कोई भी हो, वो सब किसी ना किसी पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। ऑल मैटर कैन बी ब्रोकन अप इन सिमिलर मैनर एंड टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और जितने भी मैटर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो सब डिवाइड हो जाते हैं। और डिवाइड होने का उनका जो प्रोसेस है वो सेम है, सिमिलर तरीके से, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, वो सब एक ही पैटर्न पे डिवाइड होते हैं। हैंस वी नाउ कंक्लूड ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि सभी जितने भी मैटर्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। तो अब दिमाग में एक नया वर्ड आ गया कि भाई पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल भी तो कोई चीज़ है। तो पार्टिकल का मतलब है, आज हम मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं तो पार्टिकल का मतलब होता है एटम से और मॉलिक्यूल से, है ना। तो 2 चीज़ें क्या बनाती हैं? पार्टिकल बनाती हैं। तो पार्टिकल्स, अब जैसे एटम हम पढ़ते हैं तो एटम हम पीरियोडिक टेबल जब आपको बताएंगे तो पीरियोडिक टेबल में आप तमाम सारे तरह के एलिमेंट्स देखेंगे। वो एलिमेंट्स कुछ एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे अगर हम किसी भी एलिमेंट को, लाइक हम सोडियम कहते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। इस तरह से तमाम सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, लाइक दैट। ये सारे जो हैं एलिमेंट्स हैं, दीज आर व्हाट? द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। अब यही जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अगर कंबाइन हो जाते हैं तो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर मिल जाते हैं तो मिलके क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। ये क्या कहलाएगा? ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में अगर मिले तो क्या बनाता है? O2 बनाता है। तो दीज आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। तो पार्टिकल जो होते हैं वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एक हमारे पास इलस्ट्रेशन है, इसको समझते हैं। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपके सामने कि चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इनमें से आपको ये समझना है कि इसमें से मैटर क्या है। अभी हमने जो डेफिनेशन बताई आपको, वो डेफिनेशन क्या कहती है? एनीथिंग इन यूनिवर्स विच हैज सर्टेन मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। जिसका एक निश्चित मास हो और वो एक निश्चित स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, वही मैटर है। तो अब इसमें देखिए क्या है? चेयर इज़ अ मैटर। चेयर क्या है? चेयर मैटर। एयर इज़ अ मैटर, आलमंड इज़ अ मैटर, कोल्ड ड्रिंक इज़ अ मैटर। बट लव इज़ नॉट अ मैटर, स्मेल इज़ नॉट अ मैटर। क्यों? बिकॉज दीज आर व्हाट? दी इमोशंस। ये क्या है? ये इमोशन है। ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, इनका कोई मास नहीं होता। स्मेल कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, इसका कोई मास नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये मैटर नहीं है। हेट इज़ अ फीलिंग, है ना। ये क्या है? ये इमोशंस हैं। तो अगर किसी तरह के इमोशंस हैं तो इमोशंस आर नॉट मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज सर्टेन मास, और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसको ही हम क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं।
अब मैटर और अच्छे से क्लियर तब होता है जब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि मैटर की एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ऑल मैटर कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये हमने पहले ही समझ लिया कि जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अब इस जो प्रॉपर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली कुछ उस टाइम पे जो थिंकर्स या फिलोसफर होते थे वो उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देते थे और उसी पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन को हम लोग थ्योरी कहते थे। तो इस संबंध में सबसे पहले एक जो थ्योरी आई, यानी कि थ्योरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, है ना। दिस वाज स्टेटेड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द मैटर स्टेटेड वेरी सिंपल पॉइंट्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज एक्चुअली द मैटर। तो क्या है इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या कहती है ये थ्योरी कि ऑल मैटर कंप्राइजेज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पहली बात थ्योरी क्या कहती है मैटर के एक्सप्लेनेशन में कि सभी जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एक बात। दूसरी बात ये कि ऑल पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम, उन पार्टिकल्स के बीच में निश्चित स्पेस होते हैं। जैसे अगर एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, तो पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में यहाँ कुछ स्पेस बन जाता है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये स्पेस क्या कहलाता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहलाता है। तो इंटर मॉलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस मैटर के पार्टिकल में होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैटर का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, तो पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। एक बात ये देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मूविंग मतलब यहाँ से वहाँ वो वाइब्रेशन कर सकते हैं, अंडुलेशन कर सकते हैं किसी भी मैटर में। तो ये क्या होते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। वो ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई आपके हाउस की या आपके घर की जो वॉल है उसमें आप देखें कि उसमें कोई पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा। तो दिस इज़ योर परसेप्शन, बट इनफैक्ट होता क्या है कि वो जो मैटर है जिन पार्टिकल से मिलके बना है वो पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन या मूवमेंट होता है। द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें दो पॉइंट नोट करने वाली हैं कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे हैव द स्पेस बिटवीन देम। तो जो स्पेस पार्टिकल टू पार्टिकल होता है उसको इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहते हैं, और जो उनमें अट्रैक्शन होता है उसको इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। क्या होता है उनमें, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन भी होता है। तो पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, और जो उनके बीच में स्पेस होता है उसको इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये दो बातों की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हम तीनों मैटर की स्टेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें कुछ जैसे बात कह रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो स्मॉल पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होते हैं उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। अ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स हैव द स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, द स्पेस आर इनविजिबल टू द नेकेड आइज। जो स्पेसेस होते हैं वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते नेकेड आइज से, बट पार्टिकल्स ऑफ द अदर मैटर कैन गेट बिटवीन दीज स्पेस विदाउट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। लेकिन दूसरे मैटर के जो पार्टिकल होंगे अगर वो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं तो किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल ये, तो दीज आर द लार्जर पार्टिकल्स, और इनके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस बन गई। तो अब कोई छोटा सा पार्टिकल मान लीजिए ये है, तो दिस कैन बी इंसर्टेड इन दिस इंटरमॉलिकुलर स्पेस, ये यहाँ इस तरह से इंसर्ट हो सकता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ द अदर मैटर कैन गेट बिटवीन दीज स्पेसेस विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इससे जो मैटर का एक्चुअल वॉल्यूम भी नहीं बदलेगा और इन इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस के बीच में कोई स्मॉलर पार्टिकल्स एंटर भी कर जाते हैं। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो हम कह रहे हैं कि पार्टिकल मूव करते हैं, तो कौन कौन से मूवमेंट होते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल, ट्रांसलेटरी मोशन। एक तो कौन सा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि व्हेन पार्टिकल्स move in a straight line changing the direction without loss of energy on colliding without another particle or well of the container to motion is called translatory motion। क्या कहते हैं हम इसको, ट्रांसलेटरी। देखिए लैंग्वेज आपके लिए कुछ भी हो सकती है, बट आप केवल ये समझ लें द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेट लाइन
एंड चेंजिंग विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, बिना किसी उनकी एनर्जी के लॉस के और बिना किसी डायरेक्शन में अगर हम चेंज के पार्टिकल सीधी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। पार्टिकल रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। कैसा मोशन हो सकता है, रोटेशन मोशन हो सकता है। तो रोटेशनल मतलब क्या है, एक होता है रोटेशनल और एक रोटेशनल मतलब जैसे किसी ये पार्टिकल है तो पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन से मतलब क्या होता है कि जैसे ये पार्टिकल है तो ये पार्टिकल थोड़ा इस तरफ मूव करे या थोड़ा इस तरफ मूव करे या थोड़ा इस साइड मूव करे, थोड़ा इस साइड मूव करे, लेकिन फाइनली अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। तो पार्टिकल जो होते हैं वो मोशन करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे सम काइंड ऑफ मैटर, जैसे वेस्ट पेपर, मैच स्टिक्स, द फोर्स इज स्मॉल, इनमें क्या होता है, फोर्स स्मॉल होता है। एज वी कैन टीयर और ब्रेक दैम ईजली, क्योंकि हम उन्हें आसानी से इस तरह से टीयर कर सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल जैसे आयरन नेल्स, द फोर्स इज लार्ज, और हम उनको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आयरन पार्टिकल में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है और कागज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें लूज अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए उसको टीयर किया जा सकता है, लेकिन आयरन को ब्रेक नहीं किया जा सकता आसानी से। तो इस तरह से ये जस्टिफाई होता है कि यहाँ पार्टिकल जो होते हैं या मैटर जो होता है उनके जो पार्टिकल होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। ठीक है ना, तो इतना हमने जनरली मैटर के बारे में पढ़ा और मैटर के संबंधित प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन कह रहे हैं। डिफ्यूजन को समझते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया वेयर दे आर इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब किसी मैटर के पार्टिकल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं या अपने अधिक अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ मूव करते हैं या उस एरिया से जहां वो ज़्यादा हैं से उस एरिया की तरफ मूव करते हैं जहां वो कम हैं, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट अनदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मूवमेंट और मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहेंगे हम इसको, डिफ्यूजन कहते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए दिस इज अ कंटेनर एंड कंटेनर है सम अमाउंट ऑफ वाटर। इस कंटेनर में क्या लिया है, पानी लिया हुआ है। अब हमने इसमें KMnO4 एक सब्सटेंस ऐड कर दी है। तो KMnO4 क्या है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कहलाता है। इसके क्रिस्टल हमने इसमें ऐड कर दिए। पोटेशियम परमैंगनेट व्हेन एडेड इन द वाटर कैन चेंज द कलर ऑफ द वाटर। वाटर का कलर ये चेंज करता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट से पार्टिकल इसमें डिसॉल्व होने लग जाएंगे इस तरह से। तो जब इसके पार्टिकल डिसॉल्व होके इसमें जाएंगे, वाटर में जाएंगे, तो वाटर का कलर चेंज होगा और इसका अमाउंट घटने लगेगा। तो थोड़े टाइम के बाद ये पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऑल दी वाटर बिकम्स पर्पल, पूरा का पूरा वाटर जो है वो कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल सॉलिड स्टेट में है दे आर मूविंग इनटू लिक्विड स्टेट एंड दे आर डिफ्यूजिंग फ्रॉम एयर टू दी अदर एरिया ऑफ इनसाइड द कंटेनर एंड दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। एक दूसरा एग्जाम्पल आपकी जनरल लाइफ स्टाइल से वैसे आप बता सकते हैं डिफ्यूजन के लिए, कि जैसे आप रूम में कोई परफ्यूम की जो बॉटल होती है उसको ओपन कर देते हैं तो पूरे रूम में थोड़े टाइम के बाद स्मेल आने लगती है ना, फ्रेगरेंस उसकी फैल जाती है। तो बॉटल से गैस के पार्टिकल्स का स्प्रेड होना, पूरे रूम में फैल जाना, क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। तो वाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस आर मोर इन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द बॉटल। बॉटल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा पार्टिकल्स जो है निकल के उस एरिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ वो कम है। तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द गैसियस पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी मैटर में होती है। डिफ्यूजन जो होता है वो आपने गैस में भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस गैस में होती है क्या, कि डिफ्यूजन ऑफ गैस इज़ वेरी फास्ट। एक ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो किसमें, जैसे सॉलिड स्टेट से अगर हम कंपैरिजन कर लें, मान लीजिए मैटर सॉलिड स्टेट में है तो इससे ज़्यादा डिफ्यूजन आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा और लिक्विड स्टेट से ज़्यादा डेफिनेशन आपको गैस में देखने को मिलेगा। तो दिस इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ द डिफ्यूजन। द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर हाईली डिफ्यूजिंग इन नेचर देन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूजिंग इन नेचर
मोर देन दी सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से डिफ्यूजन का ऑर्डर जो है वो बढ़ता रहता है। डिफ्यूजन इन द गैसेस इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड द सॉलिड। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम इसमें कंसीडर करते हैं। चलिए देखो हम एग्जाम्पल सीधे पढ़ते हैं। आई स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीच अस इवन फ्रॉम द कंसिडरेबल डिस्टेंस। अगर आपके घर में अच्छा भोजन बन रहा है या कितने भी डिस्टेंस में अच्छा खाना बन रहा हो तो उसकी जो स्मेल है वो आप तक अपने आप आ जाती है और आप समझ लेते हैं कि भाई खाना अच्छा बना हुआ है। तो जो खाने की स्मेल है, जो फ्रेगरेंस है उसकी, वो जो फैलती है एनवायरनमेंट में, वो डिफ्यूजन की वजह से फैलती है। द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेस अस even when we are at a considerable distance, but to get the smell of the cold food we have to go close to it। लेकिन अगर फूड जो है कैसा ठंडा हो गया है, काफ़ी देर का रखा हुआ है, तो उससे वो पार्टिकल नहीं बाहर रिलीज़ होते। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन का रेट गैस में ज़्यादा होता है। जब कोल्ड फूड आप देखते हैं, ठंडा हो गया है खाना, तो उससे गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो इसलिए उससे इतनी स्मेल अच्छी नहीं आती है जितना गर्म भोजन से, गर्म खाने से स्मेल आती है। This is due to the fact that the rate of diffusion of hot gases is more than the rate of diffusion in the cold food, right? तो इस तरह से डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ और एग्जांपल हैं। आप जो है आगे जब आप पढ़ेंगे तो हम ये PDFs आपको जो है मर्ज कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बाद में। अब हमें डिफ्यूजन को समझना है किसमें? डिफ्यूजन इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में जो डिफ्यूजन है वो स्लो होता है। जैसे कि हमने ऑर्डर बताया आपको ऊपर कि गैसेस स्टेट में डिफ्यूजन ज़्यादा और लिक्विड स्टेट में डिफ्यूजन कम होता है। तो इसलिए क्या कहना है कि डिफ्यूजन इन द लिक्विड इज स्लोअर देन द गैसेस। लिक्विड में डिफ्यूजन कम और गैस में डिफ्यूजन ज़्यादा। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन द लिक्विड मूव स्लोअर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन गैसेस। गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल उतनी तेज़ी से मूव नहीं करते, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर इन गैसेस दैन इन द लिक्विड। और अगर हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें तो क्या है? इफ़ द क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर इन अ बीकर, देन द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड्स इनटू द होल वाटर स्लोली। तो ये क्या होगा? ये प्रोसेस घुलने की जो होती है ना पोटेशियम परमैंगनेट की, वो स्लो होगी। जितने तेज़ी से गैस कमरे में फैल सकती है उतनी तेज़ी से पोटेशियम परमैंगनेट मीटर के अंदर नहीं फैल सकता। तो इसका मतलब क्या है कि गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा और लिक्विड स्टेट में डिफ्यूजन का रेट कम होता है। अब जो डिफ्यूजन है लिक्विड एंड लिक्विड अगर हम देखें तो लिक्विड एंड लिक्विड डिफ्यूजन, इफ़ अ ड्रॉप ऑफ द इंक इज पुट इनटू अ बीकर ऑफ वाटर देन द कलर ऑफ द इंक इज स्प्रेड इनटू अ होल वाटर ऑफ अ बीकर। द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन द वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इनटू द वाटर। ये सब किसकी वजह से है? इंक के पार्टिकल के सॉल्यूशन में या पानी में घुलने की वजह से ऐसा होता है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स डिफ्यूजन के हैं। द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन जो होती है, तो फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल या प्लांट्स ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, दे रिक्वायर ऑक्सीजन O2। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो दोनों ही गैसेस सिग्निफिकेंट हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूजेज इनटू वाटर, यानी कि तालाबों में, झीलों में ये सब गैसें डिफ्यूज़ हो जाती हैं and dissolve in it. The aquatic plants use the dissolved carbon dioxide for preparing their food by the process of photosynthesis, and aquatic animals use the dissolved oxygen or water for the breathing purpose. तो जितने भी एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किस में करते हैं? रेस्पिरेशन में। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किस में करते हैं? डिफ्यूजन की प्रोसेस में करते हैं। अब हमें पढ़ना ये है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स क्या होता है। डिफ्यूजन जब हम सॉलिड में पढ़ेंगे बच्चों तो ये सबसे बहुत ज़्यादा स्लो होता है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो इस तरह से क्या है कि ऑर्डर जो डिफ्यूजन का है वो ये कि गैसेस में ज़्यादा डिफ्यूजन, लिक्विड में उससे कम रेट होता है डिफ्यूजन का, और सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट और भी कम होता है।
इफ़ वी राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, अगर हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए कभी अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ आपने, तो थोड़े समय के बाद आप उसको लिखा रहने दें, 1-2 दिन तक मार्कर से जो बोर्ड पे लिखा है उसको लिखा रहने देते हैं अगर, तो थोड़े टाइम के बाद ये इंक उस बोर्ड की सरफेस पे एब्जॉर्ब होने लग जाती है। लेकिन इट टेक्स टाइम, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो ये और थोड़े टाइम के बाद जो बोर्ड होगा वो ब्लर होने लगता है, वो काला पड़ने लगता है। तो ये किसकी वजह से है कि इंक पार्टिकल्स आर डिफ्यूजिंग इनसाइड द सरफेस ऑफ बोर्ड। तो ये सॉलिड पे इन पार्टिकल्स के डिफ्यूजन की वजह से होता है। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो अगर पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए एक पार्टी के लिए एक पार्टी के लिए, दोनों पार्टिकल अगर एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में है तो दिस इज कॉल्ड कोहेसन फोर्स, तब हम इसको क्या कहते हैं? कोहेसन कहते हैं। और अगर ये अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। तो मैटर पार्टिकल्स में फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, दे कैन परफॉर्म द कोहेसिव फोर्स एंड द एडहेसिव। फॉर एग्जांपल, जैसे पानी की थोड़ी सी मात्रा को आप टेबल टॉप पे गिरा दीजिए और उसके बाद उंगली उस पर रख के ऐसे ड्रैग करते हैं अगर आप, तो उसकी पानी की एक लाइन बन जाती है। तो दिस लाइन इज ड्रॉन बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई लाइन इज ड्रॉइंग। But when you pick up your finger, you will find some amount of the water are still stick to your finger. तो why are the water molecules stick to your finger? Because they have adhesive force. उनमें क्या है? उनमें adhesive force है। तो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को एडहेसिव फोर्स कहते हैं और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब हम पता कर रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। एक इलस्ट्रेशन है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हम आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। सॉलिड स्टेट में कम, उससे ज़्यादा लिक्विड स्टेट में और सबसे ज़्यादा गैस स्टेट में डिफ्यूजन का रेट होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन इन गैसेस इज़ वेरी फास्ट। उससे कम डिफ्यूजन का रेट किस में है? लिक्विड में, और सॉलिड में बहुत स्लो होता है। तो दैट्स वाई द ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमें पढ़ना है, अब मैटर पढ़ेंगे। मैटर की हमने जनरली प्रॉपर्टी पढ़ी और अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट का मतलब ये है कि मैटर एक्चुअली कितनी अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है, कितने फॉर्म्स में आप उसको देख सकते हैं। तो मैटर कैन बी ऑब्जर्व इन 3 फिजिकल स्टेट्स, बेसिकली 3 फिजिकल स्टेट्स जो कॉमनली इस्तेमाल में आती हैं। ऑल्दो देयर आर 2 मोर स्टेट्स ऑफ द मैटर। फर्स्ट इज व्हाट द सॉलिड स्टेट। ये क्या है? सॉलिड स्टेट। सेकेंड इज लिक्विड स्टेट, थर्ड इज गैसियस स्टेट एंड फोर्थ इज द प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेज इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। इस तरह से 5 मैटर की स्टेट्स होती हैं जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। अब सॉलिड एक्चुअली जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड वो है जिसका शेप भी डेफिनेट हो और वॉल्यूम भी डेफिनेट हो। ऐसा मैटर जिसका शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है वो क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। जैसे आप ब्रिक ले लीजिए, तो ब्रिक को कैसे भी आप कंडीशन में रखें, उसका जो भी शेप होगा वो हमेशा बना रहेगा और उसका जो वॉल्यूम है वो भी उतना ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। तो ऐसा मैटर की स्टेट जिसका वॉल्यूम भी डेफिनेट हो और शेप भी डेफिनेट हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या है? वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप बदल जाता है उसका। तो जिस भी पॉट में आप लिक्विड को रख देंगे वो उसी का शेप गेन कर लेगा। तो इसलिए लिक्विड स्टेट का क्या होता है? शेप इंडेफिनिट होता है और उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। लेकिन गैसेस स्टेट में दोनों चीज़ें इंडेफिनिट हो जाती हैं, उसका यानी कि नॉट डेफिनेट यानी कि वॉल्यूम और उसका शेप दोनों ही इंडेफिनिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन बिहाफ ऑफ द 2 टर्म्स, उनके शेप और उनके वॉल्यूम के आधार पर आप उसको समझ सकते हैं। एंड नाउ द प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो प्लाज्मा जो है स्टेट इज अ फ्यूज्ड and ionic state of the matter that is present at a very high temperature like core of the sun stars. The fused ionic mass of the neutral as it consists of the positive ions and the pool of the electrons. Approximately 99% of the universe is fused ionic mass. तो 99% जो मास है यूनिवर्स का वो फ्यूज्ड आयनिक मास है एंड दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा, राइट। तो ये 4 स्टेट्स मैटर की हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। तो नाउ वी हैव सम कंपैरिजन सॉलिड, लिक्विड, गैस का, कि अगर सॉलिड का अगर हम शेप से कंपैरिजन है तो सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है
लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होगा, केवल इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना। और गैस का ना शेप डेफिनेट होगा ना वॉल्यूम डेफिनेट होगा। सॉलिड्स है हाई डेंसिटी, इससे कम डेंसिटी लिक्विड की और लिक्विड से कम डेंसिटी गैस की होती है। सॉलिड्स शो ओनली अ स्टेट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, जबकि लिक्विड शो स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। लिक्विड इतना ज़्यादा नहीं फैलता, लेकिन सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो उसको फैला सकते हैं, है ना। गैसेस एक्सपेंड कॉन्टीन्यूसली ऑन हीटिंग, अगर हम गैस को हीट करते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं। हाई एक्सपेंडेबिलिटी इज़ इन गैसेस। एंड स्लाइड और नो कंप्रेसिबिलिटी एक फैक्टर है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप सॉलिड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड को लिटिल बिट कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को हाई कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तो देयर आर टू टर्म्स, कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंडेबिलिटी, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर अगर देखें हम तो सॉलिड्स आर लेस कंप्रेसिबल दैन लिक्विड एंड लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल दैन गैसेस। इस तरह से ये कंप्रेशन की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। दे सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड क्या करते हैं, ये फ्लो नहीं करते हैं, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, बट लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी एंड गैसेस फ्लो फ्रीली। गैसेस जो होते हैं वो फ्रीली फ्लो करती हैं। दे हैव देयर मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स अबव द रूम टेम्परेचर, they have their melting points below the room temperature, and the gases have the melting point and the boiling points both below the room temperature। इन दोनों के जो melting point और boiling point होते हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर से कम होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़े से कम, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है वो गैसेस में और भी वीक होता है, कम होता है। तो इस तरह से ये कंपेरिजन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का। अब हम देखते हैं रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। दो टर्म है, एक है रिजिडिटी और दूसरा है फ्लूइडिटी। ये मैटर में देखने को मिलता है आपको कि रिजिडिटी क्या है और फ्लूइडिटी क्या है। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग, यानी ऐसी कोई चीज़ जिसको बेंड ना कर सके या मोड़ ना कर सके, या उसको इनफ्लेक्सिबल, जो बेंड नहीं कर रही है, इनफ्लेक्सिबल है या अनबेंडिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज कॉल्ड रिजिडिटी। तो सॉलिड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें रिजिडिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड सब्सटेंसेस में रिजिडिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड सब्सटेंसेस में रिजिडिटी और कम हो जाएगी, और गैसेस में रिजिडिटी और भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन फ्लूइडिटी से करें तो सॉलिड में फ्लूइडिटी कम होती है और लिक्विड स्टेट में फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, और गैसेस हाईली ब्लो कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या है, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। गैसेस आर यूजुअली केप्ट इन एयर टाइट गैस सिलेंडर्स। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर सकते हैं, इसलिए उनको गैस सिलेंडर के अंदर बंद करके रखना पड़ता है हमें। तो इसलिए ये फ्लूइडिटी और रिजिडिटी दो चीज़ें हमें मदद करती हैं सब्सटेंसेस को और मैटर के नेचर को समझने के लिए। तो ड्यू टू फ्लूइडिटी लिक्विड्स एंड गैसेस चेंज देयर शेप रैपिडली और रेडली, बहुत तेज़ी से अपने शेप को चेंज करते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्सेस। तो ये क्या है, ये उनकी प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी। इसके बाद क्या देख रहे हैं हम, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का सॉलिड में, सॉलिड का गैसेस में, गैसेस का वापस सॉलिड में। तो ये तीन तरह से चेंजेस होते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस में चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल सकता है इस तरह से, और लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में भी बदल सकता है, और गैस वापस लिक्विड स्टेट में चेंज हो सकती है। तो जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और लिक्विड अगर वापस सॉलिड में चेंज होता है तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो दो टर्म जो है एक क्लियर होने चाहिए, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। और लिक्विड स्टेट अगर गैसीय स्टेट में चेंज हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और अगर गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, गैस इज चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस तरह से ये चार टर्म है, मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन। तो दिस वे द मैटर बेसिकली चेंजेस, मैटर जो है वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अब ये कैसे होता है इंटर कन्वर्जन, आप समझ लें कि अगर गैस सीधे सीधे सॉलिड स्टेट में चेंज हो रही है, गैस अगर सीधे सीधे सॉलिड स्टेट में चेंज होती है तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड वापस सीधे गैस में चेंज हो सकता है तो डीसब्लिमेशन कह सकते हैं।
gas may change into liquid. This is why gas changes into liquid by condensation, and this is what the gas is changing into liquid state by condensation, and liquid changes into gas by evaporation. और liquid जो है changes into the solid changes into liquid by the process of melting, and liquid changes back into solid state by what we call the freezing. इस तरह से मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो चेंज होती हैं, एक दूसरे में जो है वो बदल सकती हैं।